दोस्तों, उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर हाजिर है वही क्लास लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भी अपनी, ठीक है। अभी हाल ही में भी आपका चर्चा में रहा है साहित्य उत्सव। तो साहित्य उत्सव किसके द्वारा मनाया गया, क्या है साहित्य उत्सव और कहां पर और किसके द्वारा ये इसका आयोजन किया गया, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखते हैं भाई, पहला ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 चर्चा में रहा आपका क्या, साहित्य उत्सव। साहित्य उत्सव चर्चा में है भाई आपका, चर्चा में है। यह कहाँ मनाया गया भाई, कहाँ, या यह कहाँ मनाया गया, या इसका कहाँ मनाया गया, या इसका कहां पर आयोजन किया गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं साहित्य उत्सव की। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं हम। इस क्वेश्चन के अगर जवाब की बात करते हैं तो कहां पर मनाया गया भाई आपका, ये नई दिल्ली के अंदर मनाया गया है। कहां पर मनाया गया आपका, नई दिल्ली के अंदर इसको मनाया गया है, कह सकते हैं, दिल्ली भी कह सकते हो भाई, ठीक है। साथ ही बात करें किसके द्वारा बनाया, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, साहित्य अकादमी के द्वारा भाई। किसके द्वारा मनाया गया है ये, तो साहित्य अकादमी के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया है, या कह सकते हैं साहित्य अकादमी, साहित्य जो अकादमी है आपकी, अकादमी, इसने इसको क्या है, आयोजन किया है या मनाया गया, इसलिए इसका साहित्य उत्सव नाम पड़ा है, ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं, देखिए साहित्य अकादमी की हम बात करते हैं एक बार भाई। साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना ले लेते हैं भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, साहित्य अकादमी की। तो साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें तो 12 मार्च 1954 में, 12 मार्च 1954 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, साहित्य अकादमी की थी, ठीक है। कब की गई थी, 12 मार्च 1954 में भी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर भाई आपका ये दिल्ली के अंदर है। कहां पर आपका भाई हेडक्वार्टर, दिल्ली। और दिल्ली में भी कहां पर भैया, रविंद्र भवन में। कौन सा भवन आपका, रविंद्र जो भवन है, इस रविंद्र भवन में क्या इसका क्या है आपका हेडक्वार्टर, ठीक है भाई। हमने बात करी साहित्य उत्सव की, तो साहित्य अकादमी के द्वारा बनाया गया। साथ ही बात करें कहां पर हेडक्वार्टर, दिल्ली के अंदर इसको मनाया गया है साहित्य अकादमी के द्वारा। साहित्य से जैसा आप लोगों को पता है 24 भाषाओं में यहाँ पर बुक वगैरह रिप्रेजेंट की गई युवा लेखकों के द्वारा। तो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य ले लेते हैं एक बार। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देना। भारतीय भाषाओं में साहित्य को, भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देना, ठीक है भाई। भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देना। अब यहां पर भाषा की बात आती है तो एक बार थोड़ी सी बात भाषा की भी कर लेते हैं। भाषा आपकी किस अनुसूची, संविधान की किस अनुसूची में भाई, 8वीं जो अनुसूची है इसके अंदर आपकी क्या भाई भाषा है, ध्यान रखेंगे। अब अनुसूची की बात आती है तो संविधान के अंदर कितनी कुल अनुसूचियां हैं, तो 12 है भाई वर्तमान में। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो कितनी है, वर्तमान में 12 है। ध्यान रखना, इनिशियली कितनी थी, अगर ये पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। इन इस 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी 22 भाषाओं को क्या दिया गया भाई, 22 भाषाओं को आपका मान्यता दी गई है, कह सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, जब इनिशियली रूप से कितनी भाषाओं को दी गई थी, 14 भाषाओं को इसके अंदर मान्यता दी गई थी, भाषाओं को। अब भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो 14 भाषाओं को इसके अंदर क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी 8वीं अनुसूची के तहत। साथ ही हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, आपका 14 भाषाओं से बढ़कर के बाद में 8 कितनी और जोड़ दी गई, तो कितनी होगी आपकी 22 भाषाएं यहाँ पर हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। अब बात आती है भारत की जो कार्यकारी भाषा कह सकते हैं, तो 14 सितंबर देखना, 14 सितंबर 1949 को गई, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, या कार्यकारी भाषा कह सकते हो आप, ठीक है, हिंदी को। और इसके साथ और कौन सी भाषा रहेगी भाई, इंग्लिश भाषा भी इसके साथ रहने वाली थी। कहां पर, और कामकाज किसमें भाई, संसद के अंदर भाई, आपका संसद
में जो कामकाज रहेगा हिंदी और इंग्लिश में कामकाज होने वाला है। साथ ही अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाषा की, अगर हम बात करते हैं तो 348 एक्ट आपका क्या डिफाइन करता है आपका जो कह सकते हैं भाई इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश जो भाषा आपकी ये कहाँ की भाषा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की जो भाषा है वो क्या आपकी इंग्लिश भाषा है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि इंग्लिश भाषा कहाँ की इंग्लिश है, भाषा कहाँ की है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा रहेगी वो कैसे रहेगी आपकी इंग्लिश। यहाँ पर जस्ट हम बात आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर, तो जो उत्सव साहित्य उत्सव मनाया गया है, ये साहित्य उत्सव भारतीय भाषाओं का साहित्य में बढ़ावा देना, यानी कि जो साहित्य हम लिखे हो किसमें लिखे भाई भारतीय भाषाओं में हम साहित्य लिखें, ये इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या ये त्योहार आजादी की 75वीं, तो आजादी का जो अमृत महोत्सव कह सकते हो, आजादी की 75वीं जो वर्षगांठ मना रहे हैं, उसको लेकर के भी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका क्या किया गया है, इससे संबंध मतलब उसके उपलक्ष्य में मनाने के लिए इसका क्या आयोजन किया गया भाई। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। चलिए आगे बात करते हैं, कब से कब तक है। भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव है, ये भी रहेगा भाई। भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव है भैया आपका, ये साहित्य उत्सव है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक चला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। जो ये जो उत्सव है आपका कब से कब तक चला, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भाई आपका 15 देखिए 10 मार्च से लेकर के आपका 15 मार्च तक भाई, 15 मार्च तक आपका ये उत्सव चला। 10 से 15 मार्च 2022 के बीच में आपका ये उत्सव रहा है। इसके जो इवेंट्स हैं स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित है। अगर इसकी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें, कार्यक्रम किस पर आधारित आपके, तो स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। किस पर आधारित है आपके, स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है इसके कार्यक्रम। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अंदर भाई क्या है, 24 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व, यानी कि भाग लेने वाले 26 लेखक है और 24 भाषाएं में 24 भाषाओं का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधित्व कौन करेंगे आपके, तो इसके अंदर जो युवा लेखक हैं वो करेंगे भाई। ठीक है, और 11 मार्च को 24 पुरस्कार विजेताओं को साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। कब भाई आपका पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं पुरस्कार, तो 11 मार्च को कह सकते हैं, कब 11 मार्च को 24 जो पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 11 मार्च को भाई 11 मार्च आपका, साथ में हम 12 मार्च की बात करते हैं। यहाँ पर 12 मार्च में जो भी विजेता रहेंगे सभी विजेता को पुरस्कार दिया। 24 पुरस्कार विजेता रविंद्र जो भवन है लॉन में राइट्स मीट के लिए एकत्रित होंगे। तो राइट्स मीट्स कब हो रही है आपकी, राइट्स मीट्स यानी कि आज हो रही है आपकी, और पुरस्कार कल दिए गए। ठीक है, यानी कि 12 को सॉरी, तो आपके 11 मार्च को पुरस्कार, 12 मार्च को राइट्स मीट्स होगी। यहाँ पर रविंद्र भवन में राइट्स मीटिंग होगी भाई। मीट कहां पर होने वाली है आपकी, तो रविंद्र भवन। देखिए शानदार क्वेश्चन था। साहित्य उत्सव की हमने यहाँ पर बात करी, थोड़ी सी बात हमने भाषा के ऊपर भी प्रकाश डाला, भाषा की संवैधानिक स्थिति की भी हमने बात करी। कहाँ पर भाई, तो भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया, ये भी बात हुई। दिल्ली के रविंद्र भवन में भारतीय भाषाओं साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, और ये सारी की सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हल्की सी बात अगर हम दिल्ली की करते हैं, तो दिल्ली भाई आपकी क्या है, राजधानी है, ये आप लोग जानते हैं, कैपिटल है। कब बनी थी, 1911 में इसकी क्या हुई थी भाई, घोषणा हुई थी, याद रखेंगे। 1912 में भाई क्या हुआ था, 1912 में इसे बनाया गया था। तो इससे पहले जो राजधानी थी आपकी कौन सी थी भाई, कलकत्ता थी, कलकत्ता। ठीक है, ओके। अब भारत की ये दिल्ली राजधानी हो गई है। वर्तमान में कलकत्ता कहाँ की राजधानी, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता भाई। ठीक है, और दिल्ली की वाणिज्य राजधानी अगर हम बात करें, तो वाणिज्य राजधानी वर्तमान में कौन आपका, बंबई है भाई। बंबई को क्या आपकी वाणिज्य राजधानी। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि भारतीय धार्मिक राजधानी कौन सी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2022 में आप लोगों का पूछे जाने की प्रबल संभावना रही है। अगला क्वेश्चन नंबर भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के साइन किए हैं भाई, अपना हस्ताक्षर किए हैं आदेश पर। देखिए किस देश ने क्रिप्टो करेंसी, क्या भाई आपका
क्रिप्टो जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पर एक कार्यकारी हस्ताक्षर किए हैं या कह सकते हैं आदेश दिए हैं। सीधा सा पूछेगा। देखिए अब तक जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी पे मैं अलग से क्लास ले चुका हूं भाई, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अभी चर्चा में क्यों है आपका क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अभी हाल ही में इसके ऊपर आदेश दिए हैं। किसने आदेश दिए हैं? आपके यूएसए ने। ये तो हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, अमेरिका के द्वारा। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी एक इस प्रकार की करेंसी है जो कोई भी बैंक इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। ये बॉन्डिंग सिस्टम में रहती है। इस पर इसका जो लेन देन है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसके निवेश की कोई भी गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, इसके निवेश की कोई भी गारंटी नहीं लेता है। एक किस्म से हम आपको कहें ऐसी करेंसी है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। यहां पर इस करेंसी का यूज गलत तरीके से हो सकता है, टेररिज्म के लिए हो सकता है, या ये कहीं किसी और गलत गतिविधियों में इस पैसे का यूज हो सकता है। उन सब बातों को लेकर के यूएसए ने अभी हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें 6 बातें केंद्रित थी। उपभोक्ता संरक्षण, भाई अगर हम उपभोक्ता संरक्षण की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण यानी कि उपभोक्ता को संरक्षण मिलना चाहिए। यानी कि अगर रिपोर्ट करनी है तो कहां पर करेगा? नंबर 1 उपभोक्ता संरक्षण की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, दूसरा आपका वित्तीय स्थिरता, यानी कि इसमें वित्तीय स्थिरता की बात की गई है। वित्तीय स्थिरता यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी आपकी वित्तीय एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब अप डाउन इससे ज्यादा नहीं होगा, जो कि और जगह पर हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अवैध जो गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। अवैध गतिविधि है आपकी। उसके बाद प्रतिस्पर्धा को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है। प्रतिस्पर्धा को भी लेके, और वित्तीय समावेश की भी यहाँ पर क्या की गई है? बात की गई है। वित्तीय समावेश को लेकर के भी यहाँ पर बात की गई है। बड़ा ही शानदार आपका क्वेश्चन है। और जिम्मेदार नवाचार यानी कि जिम्मेदारी की भी बात करेंगे। अब इसकी जिम्मेदार जो नवाचार है, नवाचार की भी यहाँ पर बात हो रही है। जिम्मेदार नवाचार की भी यहाँ पर बात की गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे क्रिप्टो करेंसी। अब हम यहाँ पर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए भारत में ना ही क्रिप्टो करेंसी को लीगल बोला गया, ना ही इलीगल बोला गया अभी तक। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम जिस प्रकार से ये आपकी सॉफ्ट करेंसी है, अभी पीछे बात हुई थी कि आरबीआई एक इसी प्रकार की अपनी करेंसी निकालेगा जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो कि आपके पॉकेट में नहीं होगी, लेकिन उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? आपका आरबीआई ले रहा है। अब जब आरबीआई जिम्मेवारी ले रहा है डिजिटल करेंसी की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो भारत भी डिजिटल करेंसी की तरफ डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ावा दे रहा है। करेंसी को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल करेंसी जो आपका, या जो आप जिस पैसे को आप छू नहीं सकते हैं, उस पैसे को क्या कर रहा है? ये बढ़ावा दे रहा है। लेकिन उसकी जिम्मेवारी, उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो कौन रखेगा? आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखने वाला है भाई। यहाँ पर आरबीआई की बात आई तो भारत में आरबीआई ही जो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यही आपका क्या करता है? मुद्रण का काम करता है। यानी कि जो पैसा थैली है या जो रुपए है उसके मुद्रण का काम कौन करता है? यही करता है। अर्थव्यवस्था को लेकर के भी काफी डिसीजन यही देता है। तो आरबीआई केवल एक जो रुपए का नोट है इसे कौन करता है? आपका भारत सरकार इसका मुद्रण करती है। बाकी के सब रुपए का कौन करता है? आपका आरबीआई करती है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं आरबीआई के। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता बहुत बार भाई कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये आपका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही बात आती है, एक पूछा जाता समिति, यंग हिल्टन समिति का संबंध किससे? तो यंग जो हिल्टन समिति है, यंग हिल्टन जो समिति है उसका संबंध भी आपका किससे? आरबीआई से, या इसकी सिफारिश पर इसको क्या किया गया था भाई? लागू किया गया था। शानदार क्वेश्चन रहने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 3 भैया आपका आज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इनको आप नोट करेंगे साथ के साथ। हम यहाँ पर भाई ज्यादा आपको समय दे नहीं पाऊंगा मैं, ध्यान रखेंगे इनकी साथ के साथ। चलिए अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को क्वेश्चन नंबर 3 आता, किस राज्य को जो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक पैसा देने वाला है, या लोन देने वाला है, या ऋण देने वाला है? तो ध्यान रखिए जो चर्चा में भी आपका, ठीक है, भारत के किस राज्य को वर्ल्ड बैंक अभी लोन देने वाला, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा शानदार सा ध्यान रखेंगे आप। देखिए वेस्ट बंगाल जो आपका, वेस्ट बंगाल को
विश्व जो बैंक आपका वर्ल्ड बैंक है, वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक रुपए दे रहा है। भाई कितनी दे रहा है, वो दे रहा है $125 मिलियन का ऋण, 125 मिलियन डॉलर का जो ऋण है ये दिया जा रहा है समाज के लिए काम करने के लिए, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए। और वेस्ट बंगाल में 400 से ज्यादा ही योजना चला रखी है, उन योजनाओं का भरण पोषण करने के लिए, ताकि जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो बंगाल का अप हो सके। इसलिए आपका कौन सा बैंक, वर्ल्ड बैंक इनको 125 मिलियन का दे रहा है, किसको भी, आपके सामने इसका अपना वेस्ट बंगाल को दे रहा है। अगली बात हम करें, देखिए एक छत्र मंच के माध्यम से जो सेवाएं, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक छत्र मंच माध्यम से देखभाल सेवाएं आपकी कौन सी, जय बांग्ला। तो जय बांग्ला, जो जय बांग्ला में क्या बहुत सारी जो यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं, उन सेवाओं की बात यहाँ पर कर रहा है। तो जो कितनी सेवाएं या नौकरी देने के लिए कितना भी 400 से अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 400 से अधिक जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों का भरण पोषण करने के लिए आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, रुपए दे रहा है। ठीक है, कितने दे रहा है, $125 मिलियन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, बुजुर्गों की देखभाल रहेगी, भाई बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं देखभाल रहेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण रहेगा, गरीबी का उन्मूलन रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। बेरोजगारी को मिटाया जाएगा, यानी कि रोजगार पैदा किए जाएंगे, उन सारी चीजों के लिए आपका ये बैंक दे रहा है। कौन सा बैंक दे रहा है, देखिए पुनर्निर्माण के लिए। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए पैसा आ रहा है। कौन सा बैंक दे रहा है आपका, आप कह सकते हैं IBRD। ठीक है, क्योंकि आपको पता दो बैंक मिलकर के, ADB और IBRD मिलकर के विश्व बैंक की स्थापना करी थी, याद रखेंगे। तो IBRD जो बैंक है आपका, इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कह सकते हो, एंड डेवलपमेंट भाई, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बैंक दे रहा है, विश्व बैंक समूह ऋण देने वाली शाखा। ये क्या है, विश्व बैंक की ही W जो बैंक है इसकी एक शाखा है, IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। IBRD की स्थापना कब हुई थी, 1944 में ही आपकी IBRD की स्थापना हुई थी। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं 1944 में IBRD के साथ IDA जो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। इन दोनों ने, अगर मैं बात करूं तो आपका IBRD प्लस आपका IDA, ये आपका क्या है, वर्ल्ड बैंक भाई, ये क्या आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDB इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं इसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों को क्या बोला गया, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी आपकी कब, 1944 के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। एक्चुअल में IBRD की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने देशों को नुकसान हुआ था उनको बूस्टअप करने के लिए, उन जो विकासशील देश थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, कह सकते हैं उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, अपना फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्लास को फिर वही बात आती है आपकी, इसी समय बोलता हूँ, जब मैं बोर्ड को रफ कर रहा होता हूँ तो उसी समय मेरे को ध्यान आता है कि हाँ मैं क्यों ना इनका 1 मिनट है वो थोड़ा सा और खराब कर दूं, जो खराब कर रहा हूँ उसे 1 मिनट को और खराब कर दूं। भाई तुम प्रेम नहीं दिखाते हो, ये कंफर्म है, ये कंफर्म हो चुका है। और मैं भी बेशर्म हो गया तुम्हारे को बोल बोल करके। भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज आप क्लास को लेवल को बढ़ाओ यार, हमारा भी मतलब हमें भी मोटिवेशन मिले कुछ, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी हाल ही में एक वन चर्चा में रहा है, और वो वन चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि उसका क्या किया जा रहा है, उस वन का सर्वनाश किया जा रहा है, जिससे क्या होगा
सॉरी। चलिए, क्वेश्चन है आपका वर्षा वन, कौन सा वन 75 पर किस वन का अभी हाल ही में आपका चर्चा में, चलिए इस प्रकार से ले लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कौन सा वन विनाश के कागार पर पहुंचा? कौन सा वन विनाश के कागार पर पहुंचा है, जो चर्चा में, क्या है, जो चर्चा में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहां पर कौन सा वन आपका विनाश के कागार पर पहुंचा है, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वन की हम यहां पर बात करेंगे। आपको पता है, देखिए, वनों का होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने ध्यान हो पीछे एक 8-10 दिन पहले, अब 20 से 15-20 दिन पहले हमने क्लास कराई थी। उस क्लास में मैंने एक अपने नेशनल पार्क का जिक्र किया था कि वो पार्क पहले क्या था कि कार्बन को क्या करता था, अवशोषित करता था। अब वहां से कार्बन ज्यादा छोड़ा जा रहा है, अवशोषित नहीं हो रहा है, मतलब यानी कि वो जलवायु के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। उसी तरीके से हम इस वन की बात करते हैं। ये आपका जो कार्बन सिंक था, उससे बदली को करके कंडीशन इसकी कुछ और होने वाली है। ठीक है, चलिए, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है हाल ही में। किसने भी? क्लाइमेट चेंज जर्नल में एक रिपोर्ट दिया। किसने भी? आपका क्लाइमेट चेंज, आपका क्लाइमेट चेंज जर्नल में एक रिपोर्ट आई है। उसने एक रिपोर्ट दी है, या ये कहें उसने एक शोध किया है, अध्ययन को प्रकाशित किया है, एक अध्ययन किया उसने, उसको इस अध्ययन को, या ये कहें उसने जो चीज देखी है उसको एक प्रकाशित किया। और उसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिए, ये जो आपका एक वन है, कौन सा वन है? अमेजन। देखेंगे कौन सा वन है आपका? अमेजन जो वन है, अमेजन वन, यह वन आपका 75%, कितना भाई आपका 75% जो वन है आपका, ये क्या हो चुका है, इसका खत्म हो चुका है। कहें तो मनुष्य के विकास को लेकर के इन वनों की दनादन कटाई हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये आगे चल करके बहुत बड़ी यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका अमेजन वन है कहां पर भैया? दक्षिण कोरिया में। देखिए इसका, चलो उससे पहले और बात करते हैं हम एक बार। देखिए इसमें क्या हुआ, इन्होंने जो डाटा लिया है उस डाटा के अनुसार 75% जो वन है उसका क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है, ध्यान रखेंगे। और लंबे समय तक ये नुकसान चल रहा है, जो कि इसके लिए ठीक नहीं है। दक्षिण महाद्वीप में है कहां पर? देखिए अमेरिकी दक्षिण महाद्वीप में है कहां पर भैया? अमेरिकी जो दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिणी जो महाद्वीप है, महाद्वीप में ये आपका वन है। कहां पर? अमेरिकी दक्षिणी महाद्वीप में आपका ये उष्ण कटिबंधीय वन। किस प्रकार का भी आपका ये उष्ण, कह सकते हो उष्ण कटिबंधीय, किस प्रकार का? उष्ण कटिबंधीय वन है, कटिबंधीय वन है। कैसा वन आपका ये? उष्ण कटिबंधीय वन है। कहां पर? अमेरिका दक्षिण महाद्वीप में। ठीक है, ओके। पृथ्वी के फेफड़े, नोट डाल के लिख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछा जाता कि पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसको जाना जाता है, तो अमेजन वन को क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कि पृथ्वी जो सांस ले रही है, फेफड़े किस काम आते हैं? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काम आते हैं। फेफड़े का सांस लेने का काम है, कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जय हिंद हो जाएगी। और यहीं पर हम बात किसकी कर रहे हैं? पृथ्वी का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस सिस्टम में ये फेफड़े का काम करते हैं। और जब फेफड़े ही घायल हो जाएंगे तो शरीर क्या हो जाएगा भाई? फेफड़े ही खत्म हो जाएंगे तो शरीर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस दुनिया की लगभग, देखिए दुनिया की अगर मैं बात करूं यहां पर लगभग कितनी भी 30% प्रजातियां अमेजन वन में, 30% जो प्रजातियां हैं, प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं? 30% प्रजातियां इसी वन के अंदर पाई जाती हैं। साथ ही हम बात करें इसमें 40,000 पौधों की
40,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, पौधों की प्रजातियां भी भाई इसी के अंदर पाई जाती है। एक और शानदार के 16,000 जो पेड़ की प्रजातियां पाई जाती है, कितनी भाई 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पेड़ों की प्रजातियां। कितना बड़ा वन होगा ये, लेकिन ये 75% इसका नुकसान हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये 1300 पक्षी स्तनधारियों की, कितनी भाई 1300 जो पक्षी हैं, आपके पक्षी भी कैसे भाई, पक्षियों की बात करें तो स्तनधारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर भाई। साथ ही हम यहाँ पर बात करें 400 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं पक्षियों की, और 400 से 30 स्तनधारियों की यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, स्तनधारियों की क्या पाई जाती है, यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती है। अब देखो आप एक बार, अमेजन जो वन है आपका, क्लाइमेट चेंज जर्नल ने एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशन करी। अमेजन वन का 75% हिस्सा क्या हो गया, नुकसान हो चुका उसको। अमेरिकी दक्षिण महाद्वीप उष्ण कटिबंधीय है, अगर हम बात करें तो वन है आपका, पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। और बहुत बड़ी बात है कि लगभग दुनिया की 30% प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। 40,000 पौधों की, 16,000 पेड़ों की, 1300 पक्षियों की, 430 आपकी जो स्तनधारी जीव हैं उनकी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। अब जब इस वन का होगा, इस वन का विनाश हो रहा है, तो फिर क्या होगा भाई, पक्षियों का क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है भाई। इन पक्षियों का क्या होने वाला है? ओके, हुआ क्या है, कृषि सड़क के निर्माण, खनन, उनके लिए क्या हो रहा है, कटाई हो रही है। क्या हो रहा है? कटाई। और कटाई में एक शब्द में बात करूं तो विकास के नाम पर भाई, विकास के नाम पर कटाई हो रही है वनों की। कैसे? कोई बोलता मैं कृषि के लिए काट रहा हूं, कोई बोलता मैं खनन के लिए काट रहा हूं, कोई बोलता भाई मुझे खेती के लिए जगह चाहिए, कोई बोलता मेरे को लकड़ी की जरूरत है भाई, मेरे को फर्नीचर चाहिए। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे कारण हैं जो इसकी कटाई हो रही है। जल विद्युत परियोजना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर क्या होंगी आपकी, इसकी हम कह सकते हैं कटाई हो रही है, ठीक है। तो नुकसान हो रहा है। अब बात आती है कि विश्व इसका विनाश का प्रभाव कैसे पड़ेगा। देखिए, वर्षा की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका यूएसए जो कह सकते हैं दक्षिणी आपका अमेरिका, क्या पर वर्षा की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। मात्रा पर हो सकता है रिम झिम गिरे सावन सुलग जाए मन, याद है ना। तो जो सावन है आपका सूखा निकल जाए भाई। कैसा निकल जाए? सूखा, यानी कि बारिश की एक भी बूंद वहां पर ना मिले तो कैसा होगा, ये होने वाला है। वर्षावन आपका जो था कार्बन सिंक का काम करता था। अमेजन जो आपका वर्षावन के नाम से इसको जाना जाता था, वर्षावन भाई, इसको वर्षा कर लेना पूरा, वर्षावन के नाम से इसको जाना जाता है, अमेजन वर्षावन। कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता था, यानी कि कार्बन को खत्म करता है भाई, कार्बन सिंक के नाम से इसको जाना जाता था, याद रखेंगे। सिंक के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे हम बोल देते हैं रसोई के अंदर सिंक तो पानी ड्रेन होता रहता है, ऐसे ही कार्बन क्या निकालता रहता था ये, ठीक है, कार्बन को खत्म करता रहता था। लेकिन अब इसका मतलब क्या, कार्बन भंडारण करने के बजाय वन जितना अवशोषित करते हैं उससे अधिक अब ये क्या करेगा, कार्बन छोड़ेगा। कार्बन क्या करेगा, छोड़ेगा, जो कि पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। पहले ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी आपकी 1.5 जो सेल्सियस डिग्री तक गर्म हो रही है। हम यहाँ पर कहें तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि कृषि से संबंधित सारी चीजें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। कृषि नहीं होगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो खाएंगे क्या, भुखमरी होगी। जहां पर जो तटीय इलाके हैं पूरे के पूरे बर्फों से पहाड़ पिघल करके आ जाए, बर्फ जो पहाड़ है बर्फों के पिघल करके नीचे पानी के रूप में आ जाएंगे और समुद्र होगा, सब कुछ खत्म भाई, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी करिए, एक्चुअल में डरावने आंकड़े हैं और डराने के लिए नहीं है, ये जागरूक करने के लिए आंकड़े दिए गए हैं भैया। का वर्षावन, अमेजन वर्षावन, याद रखिए, ठीक है। चलिए एक बार साथ के साथ नोट करेंगे, उसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अभी हाल ही में चर्चा में भी आपका यून सेक योल चर्चा में है। ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका यून सुक योल चर्चा में है। ये कौन है? चर्चा में है, ये कौन है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये चर्चा में इसलिए आपका जो दक्षिण कोरिया, कौन सा भाई आपका? दक्षिण कोरिया कोरिया के नए
राष्ट्रपति हैं भाई, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के तौर पे इनको चुना गया अभी हाल ही में, इसलिए चर्चा में आते हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो हम यहाँ पर हमारे इसका जो पड़ोसी देश है, दुश्मन कह सकते हैं, दुश्मन कौन सा, नॉर्थ कोरिया भाई, आपका नॉर्थ कोरिया, दोनों में बनती नहीं है, ठीक है, याद रखना। और नॉर्थ कोरिया से पूरी दुनिया मैं कहूँ तो परेशान है, किससे भाई, नॉर्थ कोरिया के क्या पर, वहां पर जो किम जोन है, कौन है, अध्यक्ष कहें या राजतंत्र वहां पर है, तो किम जोन जो है वो लगातार सबसे ज्यादा मिसाइल प्रशिक्षण कर रहे हैं। 2022 में तो अगर हम बात करें तो आंधी ला रखी है भाई, मिसाइल प्रशिक्षण में आंधी ला रखी है। और यूएसए का, नॉर्थ कोरिया का यूएसए का भाई कट्टर दुश्मन है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं विदेश नीति की, तो यून सोल भी, ये भी आक्रमणकारी नीति रहेगी, आक्रामक नीति रहेगी इसकी भी विदेशों के लिए किस प्रकार की नीति है, आक्रामक नीति है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम अंतर से ये राष्ट्रपति बने हैं, बहुत कम अंतर से ये इन्होंने राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जीता है, ठीक है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। 61 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के भाई, आपके 61 वर्षीय व्यक्ति हैं। अंतिम वोट गणना कहें तो 1% से भी कम वोटों से ये जीते हैं, जो कि परिणाम। और अगर हम यहाँ पर बात करें, लगभग 77% जो पात्र आबादी में 77% यहाँ पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव नहीं हुआ हो, तो 77% आबादी ने यहाँ पर चुनाव में वोटिंग दिया था या भाग लिया था, ठीक है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। ये यून सोल आपके चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में पहुंच चुका है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका कौन सा, रेलवे मंडल। तो गति शक्ति, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस मंडल में किया गया है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, कार्गो जो टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, कहां पर किया गया है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, रेलवे के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का जो उद्घाटन है, तो ये किसके द्वारा किया गया भैया, आपके भारतीय रेलवे का पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। तो भारतीय जो रेलवे है, इस रेलवे का पहला गति शक्ति पहला है, कह सकते हैं पहला, ठीक है। और कहां पर किया गया भैया आपका ये, तो पूर्व के आसनसोल मंडल में, किस मंडल में, पूर्व के आसनसोल मंडल में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। पूर्व के आसनसोल, इसमें कार्गो सुविधा में रेल की आय में प्रति माह लगभग, इससे क्या होगा, उद्घाटन कहाँ हुआ इसका ये, और इससे होगा क्या, तो प्रति माह जो रेल के अंदर है, इससे मतलब कार्गो जो सामान लाने ले जाने में, तो 11 करोड़ प्रति माह, 11 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। कितना भाई, 11 करोड़ जो रुपए हैं इनकी वृद्धि होगी, की वृद्धि होने की अनुमान है। यानी कि जो कार्गो जो शक्ति है आपका, ये जो इसका उद्घाटन किया है, तो पूर्व के आसनसोल मंडल में। अगर मंडल की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल में मंडल की अगर हम बात करते हैं, कितने मंडल है आपके यहाँ पर, 73 मंडल है, 73 मंडल है लगभग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किसके तहत हुआ भाई, तो गति शक्ति मॉडल जो कार्गो टर्मिनल है, GCT, इसको क्या बोल सकते हैं, GCT का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री की गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार किसके पीएम की कौन सी भाई, गति शक्ति विजन की, गति शक्ति विजन, यानी कि गति से काम हो, ठीक है भाई। विजन के तहत विजन प्लस रेलवे की नीति दोनों ने मिलकर के ये काम किया है। और अब बहुत फास्ट तरीके से सामान का क्या होगा भाई, आवागमन किया जाएगा, कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो रेलवे की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, रेलवे की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। बहुत ही भाई, इससे हम ये कह सकते हैं, इसमें 16 जो मंत्रालय हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और देखेंगे भाई, जो प्रधानमंत्री की गति शक्ति है,
पीएम गति बुनियादी ढांचा परियोजना आपकी बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजना है। कौन सी भाई? जो आपकी गति शक्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें रेलवे, सड़क, जलमार्ग, विमान से जो बुनियादी ढांचा उसको लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। और 16 मंत्रालय जो गति शक्ति जो आपका है, गति शक्ति जो रहा है प्रधानमंत्री का गति शक्ति जो आपकी पीएम गति शक्ति है, इसमें कितने 16 मंत्रालय भी एक साथ लाया गया। 16 मंत्रालयों को, कितने मंत्रालयों को? 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है। बहुत बड़ी बात है। 16 मंत्रालयों में हम बात करते हैं, आपका नागरिक मंत्रालय हो गया, आपका साथ में रेलवे मंत्रालय होगा, उड़ान मंत्रालय होगा, और भी बहुत सारे आपके मंत्रालय हैं जो 16 के 16 मंत्रालयों को इसके साथ लाया गया है। प्रमुख जो बुनियादी ढांचा उसको चेंज किया। रेलवे, सड़क, जलमार्ग, रेलमार्ग जितने भी हैं वो सारे के सारे एक साथ यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ने वाले। चलिए एक बार इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन से पुरस्कार की घोषणा करी? तो हरियाणा सरकार ने, जो चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 7 भैया आपका, हरियाणा सरकार ने कौन से पुरस्कार की घोषणा करी? चर्चा का विषय भाई फुल। हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में किस पुरस्कार की घोषणा करी है? अब देखिए, हरियाणा सरकार ने जिस पुरस्कार की घोषणा करी है उसका संबंध सीधा सा किससे? नारी शक्ति से भाई। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें हरियाणा सरकार ने किस पुरस्कार की घोषणा करी है, तो ये है आपका भाई सुषमा स्वराज पुरस्कार। श्रीमती सुषमा, जिनका की निधन हो चुका है, सुषमा स्वराज पुरस्कार भाई, स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी है। सबसे पहले तो मैं बात करूं किसकी भाई? इसी पुरस्कार पे, तो उसके बाद बात करेंगे। बजट के अंदर इस पुरस्कार की घोषणा करी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सतर पर महिलाओं द्वारा जो काम किया जाएगा उस काम के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। जो सराहनीय या जो अच्छा काम होगा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो महिलाएं बेहतरीन काम करेंगी या अच्छा काम करेंगी, उनके लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया है। राशि की बात करें तो इसके अंदर कितना भाई? 5 लाख रुपए इसके अंदर राशि रहेगी। राशि की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख रुपए इसके अंदर राशि रहने वाली है। और इसका जिक्र किसमें भाई? बजट के अंदर ये बात बताई गई है। बजट में ये बात इन्होंने बोली है, ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। सुषमा स्वराज की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखिए, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, तो इनका जो संबंध रहा कहां से रहा भाई? अंबाला से रहा है। कहां से रहा है? अंबाला से रहा है। अंबाला सीट से एक समय था जब ये कैबिनेट में, हरियाणा जो कैबिनेट था उसके अंदर सबसे कम आयु की मंत्री थी। सबसे कम आयु की क्या थी? ये मंत्री की, ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेशा क्या था इनका? ये वकील थी भाई। क्या थी? वकील थी, या कह सकते हैं बैरिस्टर थी, जो भी समझे। वकील थी ये, वकील थी। क्या थी ये? वकील। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा की जो ये बेटी थी, हरियाणा की बेटी, इसका संबंध महेंद्रगढ़ से भी रहा है। इनकी मदर का जो संबंध कहां से था? महेंद्रगढ़ से भी रहा था, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करें इस बेटी का, ये हरियाणा
वाले जाग जाएंगे भी, ठीक है। हाँ, हरियाणा वालों के लिए क्वेश्चन है कि इनका संबंध नंदगढ़ से कैसे रहा। तो दिल्ली, जो भी आपकी दिल्ली है, इस दिल्ली की क्या रही है, पहली महिला सीएम है। पहली जो महिला सीएम की अगर हम बात करते हैं, महिला सीएम भी आपकी ये रही है। साथ ही क्या भाई, विदेश मंत्री भी रही है, विदेश मंत्री भी रही है। कौन, आपकी सुषमा स्वराज मैडम क्या रही है, ये विदेश मंत्री का भी काम इन्होंने किया है, ठीक है। ओके, कब से कब तक, तो 2014 से 19 तक, कब तक, 2019 तक ये क्या रही है, फॉरेन मिनिस्टर रही है, विदेश मंत्री कब से कब तक रही है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा, ठीक है। इंदिरा, अगर हम यहाँ पर एक बात और करते हैं, देखिए विधानसभा सदस्य के रूप में 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधानसभा, 7 बार क्या बनी है ये, 7 बार एमपी बनी है, और 3 बार क्या बनी है ये, एमएलए बनी है, ठीक है, ध्यान रखिए। 1977 में 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री, तो मैंने यहाँ पर जब लिखाया था तो कब, 1977 में, केवल कितने, 25 वर्ष की आयु में ये कैबिनेट मंत्री बन गई थी। तो प्रतिभा थी, दम था, ठीक है, और विदेश मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत शानदार काम किया था भाई, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं इनके साथ काम करने का मौका भी मिला है, इनके ऑफिस में ना सही, इनके इर्द गिर्द काम करने का मौका मुझे जरूर मिला है, ठीक है, जब ये पीएमओ में थी। इन्होंने 1998 में 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, अवधि के दिल्ली की, ठीक है भाई, छोटी सी अवधि के लिए किया वो, लेकिन किया था इन्होंने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़े से किसके भाई, आपके हरियाणा की। तो सूरज जो कुंड मेला है, सूरज कुंड मेला बात करें, मेला आपका कहां पर भाई, फरीदाबाद के अंदर, कहां पर भाई, फरीदाबाद में भाई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं सूरज किस प्रकार का क्राफ्ट मेला आपका, ये क्या है, क्राफ्ट मेला है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए कि जो देश था, किस देश ने सूरज कुंड मेले में एक पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, रेणु भाटिया, अभी वर्तमान में आपकी जो रेणु भाटिया की अगर हम बात करें तो महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग, हरियाणा की राज्य महिला जो आयोग हैं, आयोग की अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष, ठीक है भाई। साथ ही हम बात करते हैं हरियाणा की एक बार थोड़ी सी, तो इसके अंदर जो कह सकते हैं राज्यसभा की जो सीटें हैं कितनी भाई, 5 हैं, ठीक है। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो भाई 10 हैं, विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 90 है भाई, विधानसभा की कितनी है, 90 है। सदन की बात करते तो 1 सदनीय है भाई, 1 सदनीय है। सीएम की बात करें तो श्री मनोहर लाल खट्टर साहब है भाई, और आपके दत्तात्रेय साहब क्या है, आपके राज्यपाल है भाई, ठीक है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो संयुक्त रूप से पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहां पर आपका ये, चंडीगढ़ के अंदर है भाई। चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट था इससे पहले कहां पर था आपका ये, शिमला में था भाई, कहां पर था, शिमला में था भाई, ठीक है। और इसको कब 1955 में कहां शिफ्ट किया गया, आपका चंडीगढ़ के अंदर किया गया। शिमला से पहले कहां था भाई ये, लाहौर के अंदर था, उच्च न्यायालय कहां पर था, लाहौर के अंदर। 1947 में कहां आ गया आपका ये, शिमला में आ गया। 1947 में कहां ले आए इसको भी, शिमला के अंदर ले आए, ठीक है। अभी एक शब्द था आपका जो गोरख धंधा जो शब्द था उसको क्या किया, धंधा जो शब्द था ये नाथ संप्रदाय के द्वारा, नाथ जो संप्रदाय था इसने क्या किया भाई, ऑब्जेक्शन किया। नाथ संप्रदाय द्वारा जो ऑब्जेक्शन करने के बाद इस गोरख धंधे शब्द को हरियाणा ने यूज करना बंद कर दिया भाई, ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर हवाई टैक्सी की अगर हम बात करें तो कहां पर भाई, आपका हिसार के अंदर। पहली कहां से कहां चलेगी आपकी, हिसार से और चंडीगढ़ के अंदर भाई, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है। दूसरी कहां से आपकी चलने वाली है, तो हिसार से और आपकी पंचकुला भाई, पंचकुला में चलने वाली है। पंचकुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला जो महिला थाना रक्षाबंधन के ऊपर हरियाणा के अंदर भाई। साथ ही हम बात करते हैं आपका एक हेली हब बनाया जा रहा है, हेली हब कहां पर बनाया जाएगा भाई आपका हरियाणा में, तो गुरुग्राम के अंदर भाई, ठीक है। मेडा सिटी के नाम से किसको जानते हैं, गुरुग्राम का संबंध कहां से भी, महाभारत से भी किसका संबंध आपका, गुरुग्राम का संबंध रहा है, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 16 अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय जो सोलर है
इसका सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर, एक ही पूरे देश के अंदर हेडक्वार्टर किसका, अंतरराष्ट्रीय सोलर का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। किसके साथ में, फ्रांस के साथ मिलकर के, फ्रांस प्लस भारत के साथ मिलकर, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के पीएम मोदी ने मिलकर के इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। ठीक है भाई। साथ ही हम बात करें देश का ग्रेन एटीएम, देश का ग्रेन एटीएम, एकमात्र ग्रेन एटीएम जो लगाया गया आपका कहां पर भाई, तो ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर भाई, गुरुग्राम के अंदर ग्रेन एटीएम है। ठीक है भाई। ये भी, और देश की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी की बात करें तो डीएलएफ कहां पर आपका, डीएलएफ की अगर हम बात करते हैं डीएलएफ आपका कहां पर, ये भी गुरुग्राम के अंदर है भाई। साथ ही हम यहाँ पर एक मेट्रो की विशेष प्रकार की मेट्रो, रैपिड मेट्रो की अगर हम बात करते हैं, रैपिड मेट्रो आपकी कहां पर भाई, गुरुग्राम के अंदर है। कहां, गुरुग्राम के अंदर भाई, सबसे पहले हरियाणा में ना। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं हरियाणा के बारे में बताना, जितना बोलूं उतना कम है भाई। ठीक है। चलिए, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो घूम रहे हैं आपके बीच में। और हम बात करें मेरा कहानी, मेरी विरासत, ये योजना भी आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 8। अगला जो क्वेश्चन है हरियाणा को लेकर के ही है यहाँ पर भाई, मात्र जो उद्यमिता योजना शुरू, मात्र, अगला क्वेश्चन है मात्र आपका भी, मात्र शक्ति उद्यमिता जो योजना है, योजना किसने प्रारंभ करी, किसने प्रारंभ करी या आरंभ करी, प्रारंभ करी या आरंभ करी भाई। तो मात्र शक्ति उद्यमिता योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपकी किसके द्वारा करी गई, हरियाणा के द्वारा मात्र शक्ति उद्यमिता योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है। ओके, अब है क्या इसके अंदर, देखिए भाई, सबसे पहले बात करें इसका उद्देश्य, महिलाओं को उद्यमिता उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, आप कह सकते हैं। देखिए, उद्देश्य है महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ाना, यानी कि महिलाएं क्या करें भाई, व्यापार करें, या महिलाओं को व्यापार में लाने के लिए, या महिलाओं को रोजगार देने के लिए, कह सकते हैं आप, महिलाओं को क्या करने के लिए भाई, रोजगार देने के लिए कह सकते हैं, या महिलाओं को कह सकते हैं आप एक किस्म से आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ये योजना हो सकती है। ठीक है, कह सकते हो आप। इसमें हरियाणा सरकार क्या करेगी, जिसकी 5 लाख रुपए से कम आय है, सालाना 5 लाख से कम आय है, 5 लाख से जो कम आय है, कम इनकम है, और वो क्या करना चाहती है, अपना व्यापार करना चाहती है, तो उन्हें लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 3 लाख का लोन दिया जाएगा, जो कि नाम मात्र के इंटरेस्ट पर होगा, यानी कि महिलाएं जो अपना काम बढ़ाना चाहती हैं, यानी कि जो गरीब महिलाएं हैं, अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहती है, तो हरियाणा गवर्नमेंट कितना दे रही है भैया आपको, तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए लोन दे रही है सालाना 5 लाख जो रुपए की इनकम है उनको ये मिलेगा। 5 लाख से कम इनकम वाले को 3 लाख रुपए दिया जाएगा, नाम मात्र के इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन थे दोनों के दोनों हरियाणा के। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं अगला हमारी क्लास का, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अभी आपका चर्चा में रहा है भाई, देखिए कैटलीन नोवाक आपकी चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 9 भैया आज का क्वेश्चन नंबर 9, जो कैटलीन नोवाक चर्चा में कौन भैया आपकी, कैटलीन नोवाक चर्चा में है, क्यों भाई, क्यों, सीधी सी बात करें तो क्यों, ये भी आपके जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए थे सुन, जो आपके उसी तरीके से ये आपके हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति भाई, तो कौन है ये, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति भाई, पहली महिला राष्ट्रपति। हाँ, यहाँ एक चीज रहेगी, ये योजना कब लागू की गई है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस आपका 8 मार्च को गई। हरियाणा की जो योजना की अगर हम बात करें तो मात्र शक्ति, तो 8 मार्च को ये की गई थी। ठीक है। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, राष्ट्रपति भाई। ठीक है, हंगरी की। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करूं थोड़ी सी, तो भारत की जो पहली महिला कौन आपकी,
प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं। प्रतिभा देवी पाटिल एकमात्र ऐसी महिला है जो पहले क्या रही है, ये पहले राज्यपाल रही है। तो राजस्थान की पहली महिला अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये जो प्रतिभा देवी पाटिल है ये रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है राष्ट्रपति से कि एकमात्र जो आपके वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे जो अब्दुल कलाम साहब क्या थे, आपके एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। विंग्स ऑफ फायर जिनकी क्या थी, पुस्तक थी। यहां पर हम एक और बात बता देते हैं आपको, देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो आपके थे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो कलाम साहब को दोबारा से राष्ट्रपति के लिए बात कही गई कि आप चुनाव लड़े राष्ट्रपति का, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं दोबारा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने ये कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सो करके देखे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि सपने वो होते हैं जो बंदे को सोने नहीं देते हैं, यानी कि जग करके जो सपने देखे जाते हैं वही सपने कहलाते हैं, सो करके सपने नहीं देखे जाते हैं, यानी कि सपने वो होते ही नहीं हैं जो सो करके देखे जाते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। चलिए एक बार रख कर रहा हूं मैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है, अभी चर्चा में है भाई। हाल ही में किस देश ने भारत पर मिसाइल फायर करने का आरोप लगाया है? हंसी भी आ रही है मुझे, लेकिन जब आरोप लगा ही रहा है तो भाई याद तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का भी आपका, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया? किस देश ने भारत पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया है? मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया है। देखिए भारत पर पाकिस्तान ने, किसने भाई, जो हमारा एक एक्सीडेंटल फायर हुआ और एक कोई आप कह सकते हो एक आप मिसाइल टाइप में, और वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई भाई। और हादसा भी इतना शानदार था कि 3 मिनट में 124 किलोमीटर का सफर तय कर गई वो, ठीक है। अब वो जाकर के वहां गिर गई तो पाकिस्तान ने हल्ला मचा दिया, और कोशिश रहती है उसकी हमेशा ही भारत का नाम बदनाम करने की इंटरनेशनल लेवल पर। उसने बोला कि भारत ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस से क्या कर दिया भाई, हमला कर दिया। जबकि ऐसा भारत जो है युद्ध कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। भारत जो ग्रेट महान भारत है, हिंदुस्तान जो इंडिया जो है, इसने बहुत युद्ध देखे हैं और युद्धों की मार भी झेली है और युद्धों की जीत का स्वाद भी चखा है। सारी तरीके से ये निकला हुआ है युद्धों की स्थिति से। भारत बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझता है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। हम किसी की सीमा में नहीं घुसेंगे, हम किसी की 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो हम ना केवल उसकी आंखें फोड़ेंगे बल्कि उसकी आंखों को निकाल भी लेंगे, है ना। चलिए भाई, ये भारत पर आरोप किसने लगाया? तो ये पाकिस्तान, हमारा जो कभी भाई होता था पाकिस्तान, छोटा भाई था, 15 अगस्त 1947 को अलग हो गया तो क्या हुआ, लेकिन भारत की हमेशा ही उसके प्रति भावनाएं अच्छी रही हैं। लेकिन इस बिगड़ेल भाई ने परेशानी किया। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया भाई, कब लगाया? पाकिस्तानी सेना ने आरोप लगाया है कब? 11 मार्च 2022 को भारत ने हमला किया है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल से, ठीक है। और जबकि पाकिस्तानी सेना एजेंसी है कोई DGISPR, किसने बोला? DGISPR ने एक DGI आपकी SPR
आपकी SPR ने ये बोला है कि भारत से एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट 9 मार्च 2022 को कहां पर भाई 9 मार्च 2022 को कहां पर भाई पाकिस्तान के मियां चुन्नू, नाम भी देखो आप एक बार कितना सुंदर है ना, मियां चुन्नू इलाके में, मियां चुन्नू इलाके में या चन्नू इलाके में, मियां चन्नू इलाके में एक ऑब्जेक्ट देखा गया, लेकिन बाद में डिसाइड कर दिया इन्होंने कि ये तो ब्रह्मोस मिसाइल है। अरे बेटा ब्रह्मोस मिसाइल तो तबाही मचा देगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल चन्नू इलाके में गिरा था, जबकि इसका पाकिस्तान की सीमा के अंदर कितना भाई 124 किलोमीटर अंदर ये सतह है, सीमा से कितना भी अंदर 124 किलोमीटर अंदर गिरा था। और उसने पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तानी सेना का दावा है कि हमने इसको क्या किया देखा है, ठीक है। जब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इन्होंने क्या कहा, एक सुपरसोनिक जो आपकी क्रूज कह सकते हो आप, क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल है, जबकि ऐसा था नहीं। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, सुपरसोनिक मिसाइल आपकी वो मिसाइल होती है जो मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है, जो मिसाइल आवाज की गति से भी तेजी से आगे बढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है भाई। ब्रह्मोस, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि भारत ने इस बात का खंडन किया है, ये याद रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब युद्ध की बात आ रही है तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने पहली बार जो हमला करवाया था सेना से, कब भाई 1947 और 48 से ये हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता आ रहा है। 1947 में इसने कबीलाई सेना के साथ मिलकर के जो POK है, POK पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया भाई इसने, ठीक है, कब्जा कर लिया और बोलता है ये मेरा स्थल है। जबकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत के कश्मीर का क्या है, हिस्सा है। और हमेशा जो विवाद रहता है तो कश्मीर को लेकर के विवाद, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, जम्मू एंड जो कश्मीर है आपका उसको लेकर के ये विवादित बयान भी देता रहता है और इंटरनेशनल लेवल पर ये अपने विचार भी रखता रहता है, ठीक है। साथ ही हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखाएं हैं वो कौन सी, एक आपका LOC है जो कि आपकी काल्पनिक रेखा, ये क्या आपकी भाई काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा। साथ ही रेड क्लिफ रेखा भी है, रेड क्लिफ जो सर रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई थी, रेड क्लिफ रेखा भी आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। हम यहाँ इसके साथ आपका पंजाब, आपका बाड़मेर, जैसलमेर वाला जो राजस्थान वाला और जम्मू के साथ हम इसकी क्या सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। साथ ही हम बात करें पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया कब, 1971 को। और साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 1971 में इसने क्या मार खाई बहुत तरीके से, 1965 में भी मार खाई बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, दोनों बार युद्ध हारा है। उसके बाद इसने छद्म युद्ध कह सकते हैं या कहीं इसने घुसपैठिए भेजे कब भाई, आपका जो ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन विजय कौन सा, कारगिल जो वार था, अघोषित वार कह सकते हैं, कारगिल जो वार था उसमें भी इसको मुंह की खानी पड़ी कब, 1999 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसने अभी हाल ही में इसने पुलवामा हमला किया तो हमने इसके ऊपर क्या किया, एयर स्ट्राइक किया। हमेशा ही ये आतंकवादियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत से हर बार मुंह की खाता है आपका ये पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। और अभी अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ज्यादा बात मैं पाकिस्तान की गुणगान करूंगा नहीं। 1971 में हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। जो हमारी मैडम जी थी, हमारी जो आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, विश्व की सशक्त प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके 2 टुकड़े कर दिए। दूसरा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश की अगर बात करें तो भारत के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल, सबसे बड़ी कितनी 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा ये बनाता है और 5 स्टेटों की सीमा इसके साथ लगती हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ज्योग्राफी से पूछ लेगा। कौन सा स्टेट 3 तरफ से घिरा बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा जो है आपका, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, इस क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का जो आपका 11, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, राष्ट्रीय युवा आपका PM मन की बात के आधार पर, PM जो प्रधानमंत्री साहब है, PM की मन की बात
जो रेडियो पर प्रोग्राम आता है, मन की बात के आधार पर, मन की बात जो संबोधन है उसके आधार पर कौन सा, मन की बात के आधार पर कौन सा महोत्सव मनाया है, कौन सा महोत्सव, मन के आधार पर कौन सा महोत्सव मनाया गया है, कौन सा महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा उत्सव मनाया गया है देखेंगे भाई। ठीक है, तो ये बनाया गया है आपका युवा संसद महोत्सव। क्या बनाया गया भाई? युवा सांसद महोत्सव। युवा सांसद महोत्सव बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। कब से कब तक भाई? तो युवा सांसद नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, इसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल मनाया गया है। कब? 10 और 11 मार्च को। कब आयोजन किया गया इसका भाई? 10 और 11 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। कब? 10 और 11 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव मन की बात 2017 में अपने मन की बात संबोधन में पीएम मोदी द्वारा साझा किए गए विचारों पर आधारित था। तो किस पर भाई? 2017 में भी इसका किया गया था। तो ये इन्हीं के आधार पर था भाई। ठीक है, इन्हीं के आधार पर था, कह सकते हैं। इसका पहला संस्करण, इसका जो NYPF का पहला जो संस्करण है, संस्करण की अगर मैं बात करूं तो कब भाई? आपका 2019 में आयोजित किया गया था। और 56 फाइनलिस्ट प्रत्येक जिले का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे युवा सांसद थे भाई। कितने? 56। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, ये भी है भाई। दूसरा संस्करण इसका, पहला 19 में, दूसरा जो संस्करण है, इसका 23 दिसंबर 2020 से लेकर के 12 जनवरी 2021 तक मनाया गया था। दूसरा संस्करण इसका भाई। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर युवा सांसदों के जो विचार हैं वो लिए जाते हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें काम करने के तौर तरीकों के बारे में भी बताया जाता है, किस प्रकार से आपने अपने देश के लिए काम करना है। विभिन्न मुद्दों पर उनकी आवाज सुनी जाए। 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं की आवाज सुनना, विभिन्न मुद्दों पर क्या विचार विमर्श के माध्यम से विचार विमर्श होता है। तो क्या भाई? 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं उनकी आवाज इसमें सुनी जाती है, ध्यान रखेंगे भाई। विशेष तौर पे युवा शक्ति की आवाज को यहाँ पर क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया है। तीसरा संस्करण वर्चुअल मोड पर भाई, ये जो आपका ये जो 22 के अंदर बनाया गया है, आपका 22 के अंदर बनाया गया है। तो तीसरा संस्करण आपका 2022 में तीसरा संस्करण भाई। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। संस्करण की अगर मैं बात करूं तो कौन से मोड पर है? ये वर्चुअल मोड पर है भाई आपका। वर्चुअल मोड पर 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर शुरू किया गया था। कब भाई? 14 फरवरी 2022 को इसको जिला स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और देश भर में कितने लोगों ने? 2,44,000 युवाओं ने युवा सांसदों महोत्सव में भाग लिया था। कितने युवाओं ने भाग लिया था देश के? तो देश के युवा जो लोगों थे 2,44,000 जो युवा थे, उन्होंने इस युवा सांसदों के साथ विचार विमर्श किया। ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके? अपने युवा सांसद महोत्सव की। चलो, आज की जो क्लास है दोस्तों वो आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन तो खैर रह गए हैं आपके आज, फिर भी चलो जो भी हो एज पर पॉसिबल जितने भाई डिलीवर कर सकता था आप लोगों के बीच में किए हैं। देखिए, उज्जवल परिवार हमेशा आप लोगों के साथ है। और दोस्तों बहुत बेहतरीन समय आप लोगों के बीच में आ रहा है कि एग्ज़ाम की डेटें आ रही हैं। अभी जल्द ही CGL की डेट, और वो पहले ही मान लो जैसे कैलेंडर डाला था तो अब डेटें भी डाल दी गई है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहेंगे। ये प्रोग्राम ऐसे ही आपकी होली आ जाएगी कुछ दिन बाद, फिर उसके बाद आपकी भाई जो फसल कटाई का वो मौसम आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी शादियों की सीजन चलेंगे। तो पढ़ाई कब करेंगे? आज करे सो कल, जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भवरी करेगा कब। ठीक है, बहुत पुराना दुआ है जो आज भी आप लोगों के बीच में है। साथ ही बात करते हैं अच्छे समय का। कुछ लोग वेट करते हैं, तो अच्छा समय कभी भी नहीं आता है। अच्छा समय लाया जाता है, अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। जो होना है वो होता ही होता है। आप कर्म करें, आप क्या करें? सिर्फ कर्म करें, उज्जवल परिवार के साथ रहें। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी हमेशा आप लोगों से विनती है कि ताकि लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपना फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।